तो नमस्कार दोस्तों, आज के समय में पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इंटरनेट की मदद से कोई भी चीज ऑनलाइन एक्सेस कर सकती है, चाहे वो वीडियो देखना हो, ब्राउजिंग करना हो या किसी को वीडियो कॉल में बात करना हो। अभी के टाइम में हम केवल ये सब काम छोटे से मोबाइल फोन में आसानी से कर सकते हैं। कभी न कभी हमारे मन में ये चीजें जरूर आती है कि इन चीजों को आसान करने वाली टेक्नोलॉजी जिसे हम इंटरनेट कहते हैं वह कैसे काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिलन निषाद। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है, यहाँ कैसे काम करता है और इसकी मदद से हम कैसे बिना किसी दिक्कत के पूरी दुनिया से ऑनलाइन जुड़ पाते हैं। तो चलिए बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं इंटरनेट का इतिहास। सितंबर 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग ने अर्पा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से एक नेटवर्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसे उस वक्त अर्पानेट के नाम से जाना जाता था। इस नेटवर्क का उपयोग गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था। इस नेटवर्क ने कई सैन्य सलाहकारों, वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं को जोड़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल अर्थात ईमेल के जरिए तीव्र गति से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते थे। इसलिए इस नेटवर्क की लोकप्रियता बढ़ी। परिणाम स्वरूप 1984 तक आते आते 1000 से भी ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए और उसके बाद 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपने 5 सुपर कंप्यूटर के नेटवर्क को भी इसमें शामिल कर लिया, जिससे इसका नाम बदलकर NSF नेट हो गया। NSF नेट ने 1995 तक काम किया और 1995 में खुद को इस नेटवर्क से अलग कर लिया। इसके बाद नेटवर्क उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों और व्यावसायिक फर्मों में यह जिम्मेदारी संभाली, जिसमें टेलीकॉम कंपनी, केबल कंपनियां और सैटेलाइट कंपनियां भी शामिल थी। इंटरनेट विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति है जिसमें मानव को संपूर्ण रूप से बदल दिया है। यही कारण है कि अपनी शुरुआती दौर के बाद भी यह बहुत तेजी से विकसित हुआ है और फैला है, और इसका सभी के जीवन में क्या महत्व है यह सभी को पता है। अब जानते हैं इंटरनेट कैसे चलता है। आसान शब्दों में कहे तो किसी भी सर्वर पर मौजूद कोई डाटा जिसे हम सर्वर से हमारे फोन तक पहुँचाने में किसी भी माध्यम का रास्ता प्रयोग करते हैं, इंटरनेट कहलाता है। अगर मैं सवाल करूं कि आपके घर तक किसी डिवाइस में आने वाले इंटरनेट कहां से और किस माध्यम से आता है, तो आप अधिकतर लोगों को यह जवाब होगा कि सैटेलाइट के द्वारा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जवाब एकदम सही नहीं। दरअसल हम जो भी इंटरनेट यूज करते हैं उसमें से 99.9% इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा हमारे घर के पास मौजूद टावर तक आता है। यही ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और सर्वर के बीच कनेक्शन को बनाता है। इंटरनेट पूरे विश्व में केबल का एक जाल है जिसकी मदद से पूरी दुनिया में डेटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। जब हम अपने फोन में इंटरनेट चालू करते हैं तो डेटा आने और जाने की रिक्वेस्ट स्मार्टफोन से जुड़े टावर से होकर सर्वर तक पहुंचती है, जिससे डेटा एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है और हम इसको यूज कर पाते हैं। हमारी धरती पर बहुत सारी केबलों का जाल बिछा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा सभी देशों से लेकर गाँव तक फैले हुए हैं, जिसके कारण कहीं भी इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। इन केबल को लगाने का काम जो बड़ी कंपनियां करती हैं, उन्हें काम के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। सबसे पहले जानते हैं टीयर 1 कंपनी। ये क्या है? एक देश से दूसरे देश को जोड़ने के लिए सी मतलब समुद्र की गहराई में केबल का जाल बिछाया गया है, जिसे सबमरीन केबल कहते हैं। इस केबल को बिछाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां ने इसमें काफी सारा पैसा लगाया है। यहाँ सबमरीन केबल समुद्र के किनारे बसे बड़े बड़े शहरों तक पहुँचती है, जो की एक देश से दूसरे देश को जोड़ती है। भारत की बात करें तो समुद्र में इन केबल का कनेक्शन मुंबई, चेन्नई और अन्य बड़े शहरों दूसरे देशों तक पहुँचता है। इस लिस्ट में टाटा कम्युनिकेशन, रिलायंस जियो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आती है। पूरी दुनिया में सब मरीन केबल लगाने वाली टीयर 1 कंपनी को इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट है टीयर 2 कंपनी। दूसरे देश से हमारे देश में आए हुए केबल के नेटवर्क को आगे सभी राज्यों, जिलों, तहसील, कस्बों और गाँव में पहुँचाया जाता है, जिसको पहुँचाने वाली कंपनियों को टीयर 2 कंपनी कहा जाता है। इस लिस्ट में रिलायंस जियो, BSNL, एयरटेल, वोडाफोन और अन्य सभी नेटवर्क प्रोवाइडर का नाम आता है। ये सभी टीयर 2 कंपनी सब मरीन केबल को ऑप्टिकल केबल से जोड़कर पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टीयर 3 कंपनी। इसके आगे भी टीयर 3 कैटेगरी में बहुत सारी कंपनियां आती है, जो कि टीयर 2 से कनेक्ट होकर इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराती है। टीयर 3 की लिस्ट में इकोना, हेटवे जैसी कंपनियां आती है। अब जानते हैं इंटरनेट के प्रयोग करने के पैसे क्यों लगते हैं। क्या इंटरनेट प्रयोग करने के पैसे लगते हैं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इन सभी केबल्स को केवल एक बार लगाने का खर्चा आता है। इसके बाद इसमें जो मेंटेनेंस का खर्चा है और क्षेत्र में जो कंपनियां बिजनेस करती है वो पैसा लगाती है और वहाँ केबल को मेंटेन करके रखती है। केबलों की इसी मेंटेनेंस के लिए हम सभी यूजर से चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा और कई अन्य खर्चे होते हैं। जो पैसा होता है उसे बढ़ते बढ़ते टीयर 3, टीयर 2 से होकर टीयर 1 कंपनी के पास पहुंच जाता है। सामान्यतः कंपनी इसी डेटा के आने जाने के लिए कीमत के हिसाब से एक लिमिट सेट करती है, जिसे MB, GB, TB के रूप में हम सामान्यतः जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि रिचार्ज के खत्म होने के बाद इंटरनेट खत्म हो जाता है, बल्कि हमारे उस फोन में लगे
सिम कार्ड पर डेटा की एक लिमिट होती है वो खत्म होती है और यहाँ लिमिट हम जैसे रिचार्ज कराते हैं उस हिसाब से मिलती है। यहाँ पूरा का पूरा एक बिजनेस है जिसमें आज के समय में हजारों कंपनियां मौजूद है। वे एक छोर से दूसरे छोर तक डाटा पहुंचाने के लिए काम करती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कंपनी इसमें पूरे सिस्टम को मैनेज करती है, नहीं ऐसा नहीं है। हर कंपनी के काम अलग अलग स्तर पर बने होते हैं। कोई कंपनी केबलों को मेंटेन करने का काम करती है तो कोई कंपनी एक देश से दूसरे देश के बीच डेटा का ट्रांसफर करने में जो मैनेज करती है उसका काम करती है, तो कोई कंपनी गाँव और शहरों में इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा प्रदान करती है। अब जानते हैं इंटरनेट डाटा ट्रांसफर कैसे होता है। हमारे डिवाइस से होकर इंटरनेट डेटा कैसे सर्वर तक पहुंच जाता है, इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो जैसे कि एक फोन होता है, उसे चार्ज में लगाते हैं तो करंट के रूप में जो डाटा चार्जर से निकलकर वायर से होते हुए फोन तक पहुंचता है। फोन को बार बार चार्ज करने के लिए हमें केवल एक ही बार केबल खरीदने की जरूरत होती है, उसके बाद जब चाहे फोन को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह जब हम एक कंप्यूटर को दूसरी कंप्यूटर के साथ केबल्स के साथ जोड़ते हैं तो दोनों कंप्यूटर के बीच किसी फाइल को शेयर करने के लिए एक भी पैसे की जरूरत नहीं होती, बस एक क्लिक से फाइल एक कंप्यूटर से निकलकर केबल से होते हुए दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाती है। इंटरनेट भी कुछ इसी केबल की तरह से चलता है जिसमें दो कंप्यूटर सर्वर और यूजर के बीच हजारों किलोमीटर दूरी है, फिर भी जो सर्च करते हैं वहाँ डाटा किसी न किसी सुपर कंप्यूटर पर मौजूद होता है जिसे हम सर्वर कहते हैं और वहाँ हमारे घर में रखे कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर आ जाता है। सर्वर से हमारे फोन तक डेटा जिस सबमरीन केबल और ऑप्टिकल फाइबर से होकर गुजरता है वही ऑप्टिकल केबल ही इंटरनेट है और इस वायर से होकर डाटा के आने जाने में पैसे नहीं लगते क्योंकि इसको लगाने में और मेंटेनेंस में काफी खर्चा आता है। इसके लिए यूजर को यूज करने पर प्रति जीबी के हिसाब से पैसे चार्ज किया जाता है। अब जानते हैं इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है और इंटरनेट का मालिक कौन है। इंटरनेट कैसे चलता है इसके बारे में हमें जानकारी मिल गई है। अब हम जानते हैं इंटरनेट का मालिक कौन है। तो यहाँ जान लीजिए कि इंटरनेट दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का एक जाल है। आमतौर पर हम इसे सर्वर के नाम से जानते हैं। सर्वर कुछ नहीं एक सुपर कंप्यूटर ही होता है जो एक साधारण कंप्यूटर से कई गुना तेज होता है। यहाँ एक समय में करोड़ों अरबों गणनाओं करने में सक्षम होता है। इंटरनेट इन्हीं सुपर कंप्यूटरों का एक जाल होता है और ये सभी कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरनेट केबल कनेक्शन से जुड़े होते हैं। जिसे इंटरनेट केबल इंटरनेट पर किसी की मालिकाना हक नहीं है, हर नेटवर्क की जिम्मेदारी खुद की होती है। अब जानते हैं भारत में इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। भारत में इंटरनेट की शुरुआत सन 1970 में एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के द्वारा की गई थी। यहाँ यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के संयुक्त प्रोग्राम था। यह प्रोग्राम आज भी काम कर रहा है लेकिन अभी के समय में इसका एक्सेस कुछ शैक्षणिक संस्थाओं और संस्थाओं तक ही सीमित है। इसके बाद 15 अगस्त 1995 यानी आजादी के दिन विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला प्राइवेट इंटरनेट एक्सेसिबल इंटरनेट सर्विस को शुरू की गई। इसे गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस GIAS के नाम से भी जाना जाता है। अपने शुरुआती दौर में यह सुविधा केवल दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर और पुणे तक ही सीमित थी। उस समय विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL के रिचार्ज प्लान बहुत ही ज्यादा महंगे थे। आज की कीमतों की तुलना करें तो आम आदमी तो उसका खर्च भी नहीं उठा सकता था क्योंकि हर टेक्नोलॉजी अपनी शुरुआती दौर पर काफी महंगी होती है, इसलिए इंटरनेट भी उनमें से एक था। नीचे उस समय के VSNL रिचार्ज प्लान दिए गए जिसे आप देख सकते हो। इसके बाद साल 1998 में भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को इंटरनेट के क्षेत्र में काम करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद भारत में एक इंटरनेट क्रांति आ गई। हालांकि यहाँ वो दौर था जब इसके बारे में जानकारी होनी शुरू हो गई थी लेकिन इंटरनेट का प्रयोग करना भी अभी महंगा था। इसके बाद साल 2010 की बात करें तो इस समय तक भी इंटरनेट की कीमतें कम होते होते 250 रुपए प्रति जीबी तक आ गई थी, लेकिन इंटरनेट की यहाँ कीमत भी काफी ज्यादा थी। इस समय तक लोगों ने इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया था लेकिन कम स्पीड और महंगे डेटा के कारण लोग इसका लिमिटेड यूज ही करते थे। इन सारे बदलावों के बाद एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला साल 2016 में जियो ने इस क्षेत्र में कदम रखा, जिसके बाद इंटरनेट आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही महीनों में करोड़ों लोगों के पास पहुंच गए। जियो के आने के कारण न सिर्फ इंटरनेट डाटा की कीमत कम हुई बल्कि यहाँ आम आदमी तक पहुंच गया। अब बताते हैं इंटरनेट के फायदे क्या है। इंटरनेट के फायदे ये है कि कहीं भी डेटा एक्सेस कर सकते हो, इसका उपयोग ऑनलाइन के लिए कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफिस करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर सकते हो, शिक्षा में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट का बहुत सारी जगह है जहाँ आप लोग इंटरनेट
इंटरनेट को यूज कर सकते हो अपने अच्छे कामों के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट ने आज के समय में सब कुछ बदल कर रख दिया है। आज यह हमारे लिए भोजन पानी के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज बन गया है। इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, लेकिन यह हमारे हाथ में है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो दोस्तों, इंटरनेट कैसे चलता है इसके बारे में यहाँ वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।